आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेट्स। सेट्स क्या चीज होती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट्स कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वेदर लिविंग नॉन लिविंग, इन सबको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये बेंचेस जिस पे आप बैठे हो, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आप क्या हो? मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात की जाए तो आप भी क्या हो? ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसकी जो कलेक्शन होती है उसे क्या कहा जाता है? सेट्स। अब मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ठीक है। अगर हम कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स बनाते हैं, क्या क्या होते हैं वॉवेल्स? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट को? विद इन कर्ली ब्रैकेट ए, ई, आई, ओ एंड यू। और इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट इट बाई एज ए इज इक्वल टू इतना, या फिर वी कैन राइट इट एज बी इज इक्वल टू द सेम थिंग, वी कैन राइट इट एज इवन सी इज इक्वल टू। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? In our mathematical language, everything in this universe, whether living or non-living, is called an object. और सेट क्या होता है? A set is a well-defined collection of distinct objects. अंडरलाइन कीजिए वर्ड डिस्टिंक्ट। सेट एक कलेक्शन तो है ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। मतलब क्या ऐसा सेट हो सकता है? हमने एक सेट बनाया विच इज रिप्रेजेंटेड बाई बी एंड आई एम राइटिंग इट एज 1, 1, 2, 3, 4, 5. This is a collection of 6 numbers. This is a collection of 6 numbers जिसमें हमने 1 2 बार रिपीट किया है। तो क्या ऐसा सेट बनता है? नहीं, सेट ऐसा नहीं बनेगा। सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसे सेट नहीं कहेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। अगर हमें बी सेट बनाना है तो ये ऐसा होना चाहिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। A set is well defined collection of distinct object. Well defined का मतलब क्या है? Well defined का मतलब है ये ऐसा होना चाहिए कि प्राइमा फेसी देख के भी आपको समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए हम सिर्फ ये लिख दें, हमने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ये क्या है, हमने लिख दिया b इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, आप रिटन a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो आप बता सकते हो ये क्या चीज है? हाँ बता दोगे, दिस इज कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। इस तरीके का सेट होना चाहिए कि वो देख के समझ में आए कि ये क्या चीज है। ठीक है। अगर हम लिखते हैं b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। ये कलेक्शन है फर्स्ट 5 नंबर्स का। हम प्राइमा फेसी देख के बता सकते हैं कि वो क्या चीज है। इसे कहा जाता है वेल डिफाइंड। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हर ऑब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अब एक सेट में जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या है? एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, 4 भी एक एलिमेंट है, 5 भी एक एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है बात? तो फिर से रिपीट कर देते हैं इतनी बात डेफिनेशन वाली। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, और जब हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसे सेट कहा जाता है। ठीक है। सेट के सभी ऑब्जेक्ट को एलिमेंट कहा जाता है, और ये सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। वी यूजुअली डिनोट सेट्स बाय अ कैपिटल लेटर। सेट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो वो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने लिखा सेट को ए। ठीक है। यहां पे भी हमने सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया? एस बी। तो जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर। लेकिन जब उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? इन स्मॉल लेटर। ठीक है। जैसे वॉवेल का जब हम सेट बना रहे हैं तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम वॉवेल्स का सेट बनाएंगे तो हम इस सेट को कैसे लिखेंगे? अंदर के एलिमेंट स्मॉल लेटर में, और जब उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? एज कैपिटल लेटर। ठीक है। ये जो सेट्स होते हैं ये दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। यू कैन लिस्ट इट, मतलब लिस्टेड भी हो सकते हैं, और दूसरी बात ये डिस्क्राइब भी हो सकते हैं।
लिस्टेड का मतलब आपके जो सेट है आप उसे लिख दीजिए। ये जो हमने काम किया है पता है ये क्या है? लिस्टेड। A इज इक्वल टू AEIOU इज लिस्टेड फॉर्म। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या नरेटिव फॉर्म इसका क्या होता है? A इज इक्वल टू X such that X is a vowel। पता है इसी बात को अगर हमें लिखना हो A इज इक्वल टू विद इन कर्ली ब्रैकेट AEIOU, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं कि ये भी तरीका है। हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू X such that X is a vowel। ठीक है। इसको बोला कैसे जाता है? A is a set of X। A क्या है? सेट ऑफ X है। such that X is a vowel। ये जो हमने लिखा है इसको पढ़ा कैसे जाएगा? A is a set of X such that X is a vowel। क्लियर है यहां तक बात? तो सेट लिखने के दो तरीके हैं। हम सेट को लिस्ट भी कर सकते हैं, हम सेट को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग देखिएगा, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। पहला कहता है रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म पता है क्या होता है? ये लिस्टेड। ये जो हमने लिस्ट करना बताया इसी को क्या कहा जाता है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की क्या क्या और नाम है ये भी याद करिए साथ ही साथ। टेबुलेशन मेथड और लिस्ट मेथड। देखिए लिस्ट मेथड मतलब लिस्ट कर देना। ठीक है। लिस्ट मेथड और ब्रेसेस फॉर्म। ठीक है। क्या क्या है? रोस्टर फॉर्म, टेबुलेशन मेथड, लिस्ट मेथड और ब्रेसेस फॉर्म। ये जो हमने लिखा है A इज इक्वल टू AEIOU, यही क्या है? रोस्टर फॉर्म। दिस इज रोस्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है टेबुलेशन मेथड, लिस्ट मेथड और ब्रेसेस फॉर्म। In this method, all the elements of the set are listed within curly bracket and are separated by comma। ठीक है। क्या हम सेट ऐसे भी लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू AEIOU? नो, ऐसे सेट रिप्रेजेंट नहीं होता है। सेट कैसे होना चाहिए? विद इन कर्ली ब्रैकेट होंगी। ठीक है। एंड द एलिमेंट्स नीड टू बी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो एग्जांपल के तौर पे दिया हमने A इज इक्वल टू AEIOU और B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सेट बिल्डर फॉर्म। अब दूसरा देखने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, नरेटिव फॉर्म। इसी को क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो आपने दूसरा वाला लिखा था A इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ वॉवेल, इसी को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के दूसरे नाम भी याद करिए, और अलजेब्राइक फॉर्म और रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है। डिस्क्रिप्शन मेथड भी इसे बोला जा सकता है। ठीक है। तो व्हाट आर इट्स नेम? सेट बिल्डर फॉर्म, algebraic form, rule method और property method। In this method, instead of listing the elements, we describe their characterizing property। हम क्या करते हैं यहाँ पे? एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल, A is equal to X such that X is a vowel। B is equal to X such that X is equal to 2A and A is an integer, A is an integer satisfying 0 less than A less than 5। ये कौन सा फॉर्म दिया है हमने? ये कौन सा फॉर्म है? इसे क्या कहा जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। इसे पढ़िए, इसे बोला कैसे जाएगा? इसे कैसे बोलेंगे? B is a set of X such that X is equal to 2A and A is an integer satisfying 0 less than A less than 5। ठीक है। अगर हमको इसी को कन्वर्ट करना हो इन रोस्टर फॉर्म, कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इट इन रोस्टर फॉर्म। इसी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। देखिए A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 लेस देन A लेस देन 5। इसका मतलब A क्या है?
1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर एक ही जगह पे हम यहां पे 1 2 3 4 रखें तो x की वैल्यू क्या आती जाएगी, दुगना होते जाएगा, 2 4 6 एंड 8 पता है, तो इसी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो b विल बी इक्वल टू 2 4 6 8। रिपीट करें बात, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि a इज एन इंटीजर सैटिस्फाइंग 0 लेस देन a लेस देन 5। इसका मतलब a क्या होगा, 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, a की जगह पे हम 1 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 2, a की जगह पे 2 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 4, a की जगह पे 3 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 6 एंड 4 रखेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा, c इज इक्वल टू x such that x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इट इन रोस्टर फॉर्म। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। बताइए कैसे स्प्लिट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 3 एंड 1। ठीक है, तो अब यहां हम c को क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 3 1। ठीक है, ये अच्छा, अब एक बात बताइए, x की वैल्यू 3 1 हमने लिखा है, क्या x की वैल्यू हम 1 3 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c इज इक्वल टू 1 3। क्या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c इज इक्वल टू 1 3। यस, यू कैन रिप्रेजेंट इट एज c इज इक्वल टू 1 3। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट मटेरियल हियर। ठीक है, आप एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज करते हो इससे मैटर नहीं करता। हम 1 3 भी लिख सकते हैं और उसी सेट को कैसे लिख सकते हैं, 3 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात आप पहले ही सीख रखे हो कि कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट हो सकता है क्या सेट में, नहीं, एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं हो सकता और उसका ऑर्डर क्या होता है, इममटेरियल, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों क्या है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये दो डिफरेंट सेट नहीं कहलाएंगे, ये दोनों एक ही सेट हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 है या फिर 1 3 है, दे आर इक्वल। क्लियर है सबको। अच्छा, आपने एक बात सीखी कि अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 3 1 या फिर हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 3 इज वन एंड द सेम थिंग। एक बात हमें ये बताइए, अगर हमने ऐसे लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में 1 3 और 3 1 लिखा है, आर दे इक्वल। आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। आइए समझिए, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, ये 1 3 क्या होते हैं, 0.13, एक्स पे 1 और वाई पे कितना 3। चलिए ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या पहले आपने पॉइंट्स प्लॉट करना सीखा है कि नहीं, सीख रखा है। जब प्लॉट करके दिखाइए 1 3 कहां होगा, एक्स पे 1, वाई पे कितना ले लें 3, कहां आएगा ये पॉइंट, ये रहा 1 3। 3 1 प्लॉट कराइए, एक्स पे 3 वाई पे 1, ये रहा 3 1। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस इसलिए ये बात यहां पे फिर से प्रेजेंट की आपके सामने। कर्ली ब्रैकेट में जब हम दिखाते हैं तो ये सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसके एलिमेंट इंटरचेंज हो सकते हैं, अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं,
यहाँ पे ऑर्डर इमटेरियल होता है। लेकिन जब आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यही दो एलिमेंट्स लिखते हो तो पता है वो क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और कभी भी 1 3 का मतलब 3 1 नहीं होता, 1 3 तो क्या है, ये है, और 3 1 क्या है, ये, ठीक है। नोट देखिएगा उसके नीचे, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इमटेरियल, ऑर्डर इमटेरियल होता है। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं परमिटेड है। अ सेट में कंटेन फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, एक सेट में फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं बता पाएंगे? ये रहा 1 पॉइंट, ये रहा 2 पॉइंट, ये रहा 3 पॉइंट, कितने पॉइंट हो सकते हैं इस पे? इनफाइनाइट, जितने चाहे जितने। ये तो डिपेंड करता है पता है साइज ऑफ पॉइंट पे, यही हम पॉइंट छोटे करते जाएंगे और ज्यादा बन जाएगा, ठीक है, और छोटे कर देंगे और ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो इसको तो हम जितना चाहे जितना स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आर हियर इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक सेट बना ले, नंबर ऑफ पॉइंट्स का सेट, तो ये सेट कैसा बनेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हम मान लीजिए वॉवेल्स का सेट बनाते हैं तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट है, ठीक है, एक लिमिटेड नंबर यहां पे मौजूद है। तो सेट कैसा हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। हम एक सेट लिख रहे हैं, आप बताइए ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इज इट फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट? दिस इनफाइनाइट सेट। अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 ब्रैकेट, अब ये क्या है, फाइनाइट सेट, ठीक है। जल्दी से बताइएगा फिर से, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 8, ये क्या है, फाइनाइट सेट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेके 8 तक यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एक सेट में कितने एलिमेंट हैं इसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर। सेट लिखते हैं हम, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो पता है एनए, एनए को ही क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। ये जो हम ऐसे लिखते हैं एन ब्रैकेट के अंदर ए, इसको क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर ए। तो व्हाट इज दिस कार्डिनल नंबर ए, 5, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन्ड इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ए। 1 2 3 8 9 7, कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एन ब्रैकेट में बी, कितने एलिमेंट्स हैं यहां पे, 6 एलिमेंट है, एन बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा टाइप्स ऑफ सेट्स। नंबर 1 फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स का मतलब होता है सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर हमें फाइनाइट सेट लिखना होगा तो उसका एक एग्जांपल लिखते हैं। फाइनाइट सेट क्या है, हम ऐसे ही बना सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट एक लिख देते हैं आपके लिए, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। नल सेट,
नल सेट का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो एलिमेंट। सेट्स हैविंग नो एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फाई। दिस इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है। नल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट खाली रहेगा तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है, हम एक सेट बना रहे हैं। सेट क्या है? नेम ऑफ द स्टूडेंट हु हैज पास्ड इन माय कमिंग एग्जाम। जो एग्जाम आने वाला है उसमें उन बच्चों के नाम का सेट है जो पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक भी बच्चा पास नहीं हुआ तो सेट क्या बन गया? नल सेट, ठीक है। मान लीजिए हम सेट बना रहे हैं किसका? नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु विल फेल इन द कमिंग एग्जाम, ठीक है। अब कोई भी फेल नहीं हुआ, अब कोई भी फेल नहीं हुआ तो सेट कैसा बन गया? नल सेट। कोई भी नाम नहीं आएगा। सेट हम बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट क्या रह जाएगा? कोई भी नाम ही नहीं है, खाली रह गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हमने एक सेट बनाया नेम ऑफ द स्टूडेंट हु विल पास इन कमिंग एग्जाम, तो ये जो सेट बनेगा ये कैसा होगा? फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट, ठीक है। अरे कोई तो नंबर होगा ना, ठीक है। अच्छा हमने एक सेट बनाया नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु विल फेल इन द कमिंग एग्जाम, ये कौन सा सेट है? बोलिए। फाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट बच्चे फेल हो गए ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हो जाएंगे तो उसको कहेंगे हम अगेन फाइनाइट सेट। अच्छा क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नल सेट को? विद इन कर्ली ब्रैकेट हमने फाई लिख दिया, नहीं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, जब आप कहना चाहते हो कि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो खाली डब्बा होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक एलिमेंट है कि नहीं है? है। फाई इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे कभी रिप्रेजेंट नहीं होगा। अगर आपको नल सेट रिप्रेजेंट करना है तो या तो फाई लिखेंगे या तो फिर क्या लिखेंगे? खाली कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। गलती से भी ब्रैकेट के अंदर आप फाई नहीं लगा दीजिएगा, अदरवाइज ये तो क्या हो गया? इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हेडिंग सिंगलटन सेट। सिंगलटन, पता है ये वाला जो हम बना दिए थे क्या था? ये सिंगलटन हो गया था। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट होगा तो उसे कहा जाता है सिंगलटन सेट, ठीक है। ये क्या है बताइए? क्या है ये? सिंगलटन, एक एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? जीरो। जीरो इज एन एलिमेंट, ठीक है। बताइए ये क्या है? सिंगलटन, ठीक है। A set containing only one element is called singleton set. For example, within curly bracket हमने लिखा 5, ठीक है। बताइए डबलटन सेट क्या होता होगा? सिंगलटन सेट मतलब वन एलिमेंट, डबलटन सेट, हाँ डबलटन सेट 2 और 3 लिखा हुआ है, ये क्या है? डबलटन सेट नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है डबलटन, ठीक है। सिंगलटन होता है और फिर बाकी सब क्या है? फाइनाइट सेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये 2 3 क्या है? फाइनाइट सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट भी क्या फाइनाइट सेट है? इज सिंगलटन सेट अ फाइनाइट सेट? यस, ठीक है। एक सिंगलटन सेट भी क्या है? फाइनाइट सेट है। एक लिमिटेड नंबर ही उसमें एलिमेंट है, दैट इज वन एलिमेंट। उसके बाद सीखिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। एक सेट हमने बनाया सभी अल्फाबेट्स का, ए बी सी डी से लेके पूरा जेड तक, ठीक है। अब हम आपसे कह रहे हैं आप एक सेट बनाइए, सेट ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स का सेट कहां से बन सकता है? क्या इसके सारे एलिमेंट में से हम निकाल के हम वॉवेल्स का सेट कंप्लीट कर सकते हैं? जल्दी बताइए। एक सेट हमने आपको दिया ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, ए से लेके जेड तक है। अब हम कह रहे हैं आपको सेट ऑफ वॉवेल्स बनाना है, तो क्या हम वॉवेल्स का सेट इसके एलिमेंट को लेके बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। तो पता है ये जो सेट पहले से आपको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, इसे क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ये जो हम सेट बना रहे हैं इसके लिए ये सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
पता है एक सेट हमने पहले से तैयार कर रखा है, वो सेट क्या है? नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लास। एक सेट है जिसका नाम क्या है? सेट इज सेट ऑफ नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास। ठीक है, और हम एक सेट बनाना चाहते हैं नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु विल पास इन कमिंग एग्जाम। नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु विल पास इन कमिंग एग्जाम। ठीक है, एक बात बताइए, क्या इस सेट से वो नाम तैयार हो सकते हैं? दूसरा वाला सेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? सेट। हम बना रहे हैं सेट कि नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु विल पास इन कमिंग एग्जाम फ्रॉम माई क्लास। ठीक है, तो मेरे क्लास के अगर सारे बच्चों का नाम एक सेट में है तो उसी में से तो निकल के क्या आएंगे? पास वाले नाम। ठीक है, तो पता है ये जो सेट तैयार किया है हमने, इसे क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है? द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाई एस। ठीक है, मान लीजिए एक एलिमेंट सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, और दूसरा सेट है बी 1 2 3। तो पता है ये जो ए सेट है ये बी के लिए क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाई एस। ठीक है, इस क्लास में कितने बच्चे हैं? ये तो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, फिर हम कहते हैं इस क्लास में कितने बॉयज हैं। ठीक है, तो कितने बॉयज हैं उनके नाम का अगर हमें सेट बनाना हो तो ये कहां से उठाया जा सकता है? क्लास में जितने बच्चे हैं उनके अगर नाम का सेट है तो वहां से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्लास के सभी बच्चों के नाम का जो सेट तैयार किया गया उसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट इज सबसेट। B is equal to 1 4 8 9 10। ठीक है, एंड A is equal to 1 8 9। देखिए क्या लिखा हुआ है? Let A and B be two sets such that every element of A is in B। Every element of A 1 8 9 सभी कहां है? B में। Then we say that A is subset of B। तो हम A को क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ B। इस A को बोला जाएगा सबसेट ऑफ B। कब बोला जाता है ऐसा? जब इसके सभी एलिमेंट कहां हैं? एक दूसरे सेट में है। ठीक है, एंड वी राइट, इसको लिखा कैसे जाएगा? A सबसेट B। ठीक है, हियर B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। और B को पता है क्या बोलेंगे? B को कहेंगे सुपर सेट। अगर A सबसेट है B का तो B क्या कहलाएगा? सुपर सेट। ठीक है, तो जब भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं A सबसेट ऑफ B तो इसका मतलब होता है A क्या है? सबसेट है, और B क्या है? सुपर सेट। ठीक है, A इज सबसेट ऑफ व्हाट? B, एंड B सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, बताइए क्या लिखा है हमने? D सबसेट ऑफ E and E is superset of D। A is equal to 1 2 3। ठीक है, make all subsets of A। A के जितने सबसेट्स बन सकते हैं वो बनाइए। ए के जितने सबसेट बन सकते हैं, चलिए हम बनाते जा रहे हैं, आप बताइए वो सबसेट है कि नहीं है, बस ये बताइएगा। विद इन कर्ली ब्रैकेट 1 लिखा हमने, क्या ये सबसेट है? यस, इसका एलिमेंट कहां है? ए में है। ठीक है, ये सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है,
और बना रहे हैं, बताइए ये सबसेट है। सपोज B इज इक्वल टू विद इन कर्ली ब्रैकेट 2, इज इट सबसेट ऑफ A? यस, दिस सबसेट ऑफ A। और क्या 3, इज इट सबसेट? यस। और बताइए 1 2, इज इट सबसेट? है, यस है। और बना रहे हैं 1 2 के बाद 1 3, ठीक है, 2 3। एक बात बताइए, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1? हाँ, 1 2 और 2 1 एक ही चीज होता है, ये नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। 1 2 एंड 2 1 क्या होते हैं? एक ही चीज होते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमटेरियल, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया। और बताइए दूसरा सेट है B इज इक्वल टू 1 2 3, इज इट सबसेट ऑफ ए? यस, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 बी सबसेट, बी सेट के सारे एलिमेंट कहां है? ए में है, तो ठीक है। तो इवन 1 2 3 सेम सेट भी जो है वो भी क्या है? सबसेट तो है, ठीक है। एंड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट मतलब खाली वाला सेट, ठीक है, बिना एलिमेंट वाला सेट, ये तो सभी का सबसेट। याद रहेगी सबको इतनी बात? तो बताइए कुल मिला के कितने हो गए सबसेट? कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बन गए, ठीक है। यानी हमने ये देखा कि अगर एलिमेंट, ठीक है, कितने हैं? 3 हैं, एलिमेंट्स यहां पे 3 हैं, तो सबसेट कितने बनते हैं इसके? 1। अब एक बात बताइए, अगर हमने आपको दूसरा दे दिया सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसके कितने सबसेट होंगे? आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आसान सा तरीका है 2 टू द पावर n, ठीक है। चेक कराएं आपको, देखिए यहां पे 3 एलिमेंट थे ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे 3 एलिमेंट थे तो 2 पे पावर 3 कितना होता है? 8। देखिए 8 सबसेट था। बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको सबसेट बनाने की ये जरूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं 1 2 3 4, बताइए इसमें कितने सबसेट बनेंगे? तो बस आराम से करिए, 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16। क्लियर है? अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। तो एक वैरायटी जो एग्जाम में क्वेश्चन की आती है वो ये भी आती है कि बताइए इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 टू द पावर दैट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। 7th पॉइंट देखिए, इफ A कंटेन्स n एलिमेंट्स, if A contains n element, the number of subset of A is 2 to the power n, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? देखिए 1 को प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा, इसका ध्यान दीजिए। अभी हमने जो लिखा था ये क्या था? ये सारे सबसेट, ठीक है। 1 प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है, 2 प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है, सारे के सारे इसमें प्रॉपर सबसेट भी है अदर देन दिस। इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहते, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली जो रिपीटेशन वाला है उसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहते। इतनी बात याद रहेगी। सबसेट क्या होते हैं ये हमने देख लिया था। प्रॉपर सबसेट सारे के सारे प्रॉपर सबसेट भी है, बस यही जो सेट वाली रिपीटेशन है ना, ये सबसेट तो है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, बता देंगे आप? इसका प्रॉपर सबसेट बताना है, कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे? कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 4 माइनस 1, एक कम हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट निकालना हो तो एक कम हो जाएगा, बाकी सारे क्या होते हैं? सबसेट जितने भी हैं वो सभी क्या है? प्रॉपर सबसेट भी है, बस एक ही प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, रिपीटेशन वाला, ठीक है। एग्जैक्टली सेम जो सेट हो जाता है उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 टू द पावर n माइनस 1। पॉइंट नंबर 8 पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सबसेट इफ A इज सबसेट ऑफ B। देखिए हमने लिखा A सबसेट ऑफ B है, लेकिन A नॉट इक्वल टू B। A सबसेट ऑफ B तो है लेकिन A मस्ट नॉट बी इक्वल टू B, मतलब बस ये वाला हटा दीजिए, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब A को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो कह रहा है वो सभी सेट प्रॉपर सबसेट है जहां पे A सबसेट होना चाहिए लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए।
A is called proper subset of B and we write as. अब देखिए प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना होगा, दिस इज मान लीजिए B इज इक्वल टू 1, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। जो नीचे लाइन होती है वो नहीं रही, ठीक है। अगर हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब क्या होता है, B इज सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर ये लाइन हटा दी बस, तो अब इसको क्या बोलेंगे, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है ये बात। If A contains n elements, the number of proper subsets of A is equal to 2 to the power n minus 1। तो फॉर्मूला भी क्रिएट हो गया इससे। हम सबसेट का फॉर्मूला जान ही रहे थे, 2 to the power n होता है, -1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रॉपर सबसेट। पावर सेट्स, व्हाट इज दिस पावर सेट्स, set of all the subset। what is power set, set of all subset, set of all subset is power set, ठीक है। देखिए ये सब क्या थे, हमारे सबसेट थे, ये सब सबसेट थे, ठीक है। ये वाला क्या है, ये फाई है, ठीक है। इसका हमने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाएगा, पावर सेट, ठीक है। ये सब एलिमेंट बन गए, जितने भी सबसेट्स थे, ठीक है, वो सब एलिमेंट की तरह अगर रिप्रेजेंट कर दिए जाए और एक नया सेट क्रिएट कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, पावर सेट। Set of all the subset of a given set A is called power set of A and it is denoted by PA। अब ये जो बना है इसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर ये A था तो ये वाला क्या तैयार हुआ है, PA। सबको बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए ये B था तो ये क्या तैयार हुआ है, PB। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट ही होना चाहिए दोनों में, ठीक है। जल्दी से बताइए, 1 3 4 और 1 4 3 आर द इक्वल सेट्स, यस सेम एलिमेंट है, ये इक्वल सेट, ठीक है। जल्दी बताइए, 1 3 5 और 1 4 3 आर द इक्वल सेट्स, नो दे आर नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है। तो इक्वल सेट आपने सीख लिया, टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is in B and every element of B is in A। A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट कहां है, A में है, तो आप कहते हो A is equal to B, ठीक है। जैसे A is equal to 1 3 और B is equal to 3 1, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, A is equal to B, ठीक है। एक बात बताइए, क्या A सबसेट ऑफ B है, A सबसेट ऑफ B कब कहलाता है, जब A के सारे एलिमेंट कहां है, B में है ऐसा, हाँ तो A सबसेट ऑफ B। क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एंड B सबसेट ऑफ A, B का सारा एलिमेंट A में है, A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है। अगर ऐसा होता है, अगर ये होता है तभी क्या होता है, इफ ये होगा तभी देन A इज इक्वल टू, तो A इज इक्वल टू B का मतलब होता है एक ही एलिमेंट होंगे दोनों ही सेट्स में। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट होंगे तो आपको एक दूसरा रिलेशन भी हमने समझा दिया कि दोनों सेट एक दूसरे के क्या होंगे, ऐसे केस में सबसेट होंगे, ठीक है। जल्दी बताइए, क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्यों, सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसे प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते, ठीक है। प्रॉपर सबसेट जब बोलते हैं जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ना हो, ठीक है। ये सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, ठीक है। A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू
4 5 6, ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट। रीजन बीइंग कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? बराबर है। इक्विवेलेंट सेट कब होता है? व्हेन Na इज इक्वल टू Nb, कार्डिनल नंबर A इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर B। ठीक है। अगर एक इक्वल सेट होगा तो जल्दी बताइए क्या वो इक्विवेलेंट सेट होगा? अगर एक इक्वल सेट है तो क्या ये जरूरी है कि वो इक्विवेलेंट सेट भी हो? अगर दो सेट्स इक्वल सेट्स है तो क्या वो जरूरी है कि वो इक्विवेलेंट सेट भी हो? बिल्कुल जरूरी है। इक्वल सेट का मतलब हुआ सारे एलिमेंट एक ही हैं, ठीक है, तो बराबर तो होंगे ही। ठीक है। अब एक बात बताइए, दो सेट इक्विवेलेंट है तो क्या जरूरी है कि वो इक्वल सेट्स हो? दो सेट क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है। ए और बी इक्विवेलेंट है तो क्या जरूरी है ये इक्वल भी हो? नहीं, इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। नंबर्स बराबर है, एलिमेंट तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रखेंगे, इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट सेट तो होंगे, लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट है तो दे मे और मे नॉट बी इक्वल सेट्स। ठीक है। जैसे यहां पे बात करेंगे तो ये सिर्फ इक्वल सेट ही थोड़ी ना है, इक्विवेलेंट सेट भी है कि नहीं है? है, क्योंकि Na इज इक्वल टू Nb। Na भी क्या है? 2 है, और Nb भी क्या है? 2 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी है। Equivalent set. Two finite sets A and B are said to be equivalent if the number of elements in A and B be same, that is, cardinal number A is equal to cardinal number B. Note, equal sets are equivalent, but equivalent sets need not be equal. Operations on sets. Operations on sets. सबसे पहले यूनियन सेट। पहले हम दो सेट बना देते हैं ताकि हम सारे ऑपरेशंस आपको इसी एग्जांपल से सॉल्व करा दें। A इज इक्वल टू मान लीजिए है 1 2 3 5 7 एंड B इज इक्वल टू है 2 4 6 7 8। ठीक है, दीज आर टू सेट्स। सबसे पहला है यूनियन सेट। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A यूनियन B। इन दोनों सेट को मिला के एक नया सेट तैयार होगा, उसे कहा जाता है यूनियन सेट। ठीक है, A यूनियन B मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो यहां के भी सारे एलिमेंट लीजिए, यहां के भी सारे एलिमेंट लीजिए। लेकिन एक बात बताइए, रिपीटेशन अलाउड है क्या सेट्स में? रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है। तो जो चीज दोनों में दिख रही है उसे क्या करिए? एक ही बार लिखिए। तो व्हाट विल राइट? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसे कहा जाता है A यूनियन B। Union set, let A and B be two sets, then set of element of both A and B combined is said to be union set of A and B. It is denoted by A union B. Intersection set. Intersection कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हुआ, इसे कहते हैं A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे? जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बस उसको लेंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 और 7, ये इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे? 2 7। ये हो गया A इंटरसेक्शन B। सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, हमको आप जल्दी से बताएंगे A यूनियन B क्या होगा?
व्हाट इज ए यूनियन बी? 1 2 3 4 5 6. A union B will be 1 2 3 4 5 6. बताइए A इंटरसेक्शन B क्या होगा? व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? कुछ भी नहीं है, नल सेट डिनोटेड बाई 5. ठीक है, अगर मान लीजिए दो सेट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, पाई आ जाए, तो ऐसे सेट्स को क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट. अगला पॉइंट, डिसजॉइंट सेट. यहां पे ए और बी क्या कहलाएंगे पता है? डिसजॉइंट सेट. Disjoint set, two sets A and B are said to be disjoint if there is no common element in them, that is A intersection B is 5. ठीक है इतनी बात. अच्छा, इसको और कैसे भी लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको? और लाइक दिस, हाँ, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट भी आप इसे लिख सकते हैं. इसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट. कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए डैश. ठीक है, ए इज अ सेट 2 3 4 5. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब होता है ए डैश. ठीक है, या फिर हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए बार. याद रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है अभी बता रहे हैं, पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं. अगर हमें बनाना होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, तो विल राइट इट एज ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट. इसको क्या बोलते हैं? ए ऊपर छोटा सा सी, विल से इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, और या फिर ए बार. ठीक है, अब आप इसका यूनिवर्स देखिए. ठीक है, सपोज इसका यूनिवर्स एस इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस एस. ठीक है, एंड इसका यूनिवर्सल सेट है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6. तो ए डैश का मतलब ये होता है वो सारे एलिमेंट जो कहां पे हैं? एस में है लेकिन ए में नहीं. ठीक है, तो व्हाट इज ए डैश? 2 3 4 5 छोड़ दीजिए, कितना और है उसमें? 1 and 6. दिस ए डैश. ठीक है, और इसको कैसे और लिखा जाता है पता है? This A complement is also written as S minus A. नेक्स्ट सीखिएगा, डिफरेंस सेट. डिफरेंस का मतलब इधर ए माइनस बी की बात कर लीजिए या बी माइनस ए, इसे कहा जाता है डिफरेंस. ये दो सेट्स हैं ए और बी. ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए सेट में से बी वाले एलिमेंट सारे हटा दो. व्हाट इज ए माइनस बी? ए में से बी वाले एलिमेंट हटा दो. व्हाट इज बी माइनस ए? बी में से ए के एलिमेंट हटा दो. अच्छा, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो. ए ये रहा, इसमें बी का एलिमेंट कौन कौन सा है? 2 है बी का एलिमेंट और 7 है बी का एलिमेंट. तो ए माइनस बी विल बी 1 3 5. याद करने का तरीका कैसे बोलेंगे ए माइनस बी को? ए में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए. ठीक है, ये क्या था? व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए क्या है? यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए. ठीक है, यहां पे है ए में से बी को हटा दीजिए, दिस 1 3 5. बी में से ए को हटा दीजिए, बी में से ए को हटा दीजिए, 2 हट जाएगा और क्या हट जाएगा? 7 हट जाएगा, यानी 4 6 और 8. ये हो गया बी माइनस ए.
ठीक है, गलती ना हो जाए इसलिए आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से बी को हटा दीजिए, एंड बी माइनस ए का मतलब बी में से ए को हटा दीजिए। देन उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है वो एलिमेंट जो अनकॉमन है, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। एक बार रिपीट करें पूरी बात ताकि ये बात और अच्छे से याद रहे। ए यूनियन बी क्या था, सारे एलिमेंट ले लीजिए, ए और बी के सारे एलिमेंट ले लीजिए, उसे कहा जाता था यूनियन। इंटरसेक्शन क्या था, सिर्फ कॉमन वाले ले लीजिए। इंटरसेक्शन क्या था, जो दोनों में कॉमन है वो ले लीजिए। ए सिमेट्रिक बी क्या है, जितने अनकॉमन है वो ले लीजिए, जितने कॉमन है वो ले लीजिए, तो क्या हो जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। जितने अनकॉमन है वो ले लीजिए, तो इसे क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अब इसे पढ़ा कैसे जाता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। तो लीजिए यहीं पे बनाइए, इसी में से अनकॉमन वाले 1 3 4 5 6 और 8, सही है। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को और कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए ए में से हमने बी का एलिमेंट हटा दिया, अब बी में से हमने क्या किया, ए का एलिमेंट हटा दिया, और उसके बाद उसका यूनियन कर लिया। कर लीजिए यूनियन, देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो जितने कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या हो चुके होंगे, हट चुके होंगे। रिपीट करते हैं, ए माइनस बी आपने किया तो पता है ए में से कौन सा एलिमेंट हटा लिया, बी वाला, तो जो ए में भी था और बी में भी था वो तो गायब हो गया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, बी माइनस ए किया, तो जितने भी एलिमेंट बी में ए के थे वो क्या किया, गायब कर दिया, ठीक है। तो सारे कॉमन एलिमेंट क्या हुए, छट गए। अब उनका हमने यूनियन बना लिया, बना लिए 1 3 5 4 6 8। क्या बनेगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन 1 3 5 4 6 8। जल्दी से देखिए और बताइए क्या ये दोनों सेट एक ही हैं कि अलग अलग हैं? हाँ एक ही है क्या, यस। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इममटेरियल, ठीक है यहां तक। तो चलिए काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 1 3 5 7, 1 3 और 5 7 का अगर हम सबसेट बनाएंगे तो कितने बनेंगे, नंबर्स बताने हैं। 2 टू द पावर 4, कितने बच्चे बनाना शुरू कर दिए थे सबसेट, बनाना नहीं है, 2 टू द पावर क्या करना है, n लगाना है। कितना हो गया ये, 16, सी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 4 6 8 10, प्रॉपर सबसेट बताना है 31। देखिए क्या करना होगा, 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 31। सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड बताएंगे आप, सेट A is equal to 1 3 5 7, B is equal to 2 4 6 8, then A union B is equal to, क्या होगा, D 1 2 3 4 5 6 7 8।
4 देखिए, if set A is equal to 1 3 5 7 and B is equal to 2 4 6 8, then A intersection B is equal to A intersection B क्या होगा? कितना आंसर बोलिए, A B C D में से कौन सा? A, 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई भी कॉमन है ही नहीं। अच्छा, इन सेट्स को अब क्या बोला जाएगा, इसका नाम बताइए। ए बी को कौन से सेट्स बोलते हैं? अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो ऐसे में ए बी को कौन सा सेट बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, ये ए सेट जो है ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। सब चीज याद रखना पड़ेगा। फिफ्थ, एस इज इक्वल टू, एस का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, पी दिया हुआ है, पी डैश आपसे पूछ रहा है क्या होगा? पी डैश का मतलब पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जितने बच गए वो बैलेंस पी कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। कौन कौन से बच रहे हैं बोलिए? 10 12 14 यानी कि सी, फिफ्थ का सी। सिक्स देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी इज इक्वल टू बी सी डी एफ जी, देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल। एक बात बताइए, ए क्या दिया हुआ है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, उसके बाद आपको बी दिया हुआ है, बी से कोई मतलब ही नहीं है। हमसे पूछ क्वेश्चन ये रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बताइए। ठीक है, एक बात बताइए, अगर ए में ये एलिमेंट है तो ए डैश में क्या होता होगा? क्या ये होता होगा? नहीं, ये तो यूनिवर्स में से हम ये हटा देते हैं और बैलेंस को क्या कहते हैं? ए डैश। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन रहेगा क्या? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। क्या कहेंगे इसको? पाई। क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए झूठ मूठ का एक दूसरा सेट दे दिया था जिसका नाम क्या है? बी। वो आपके कोई काम का नहीं था। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या है? ए। 7, राइट डाउन सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आपको बताना है कि इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक्चुअली उसने क्या किया है? डिस्क्रिप्शन दे दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, आपको इससे क्या बनाना है? रोस्टर फॉर्म बनाना है। बनाइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा? 25। और -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा? 25। ठीक है, यानी अगर हम रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो दिस 5 - 5। ठीक है, 8, a is equal to 1 3 5 7 9 11, then na is equal to 6, na is equal to 6। 6 एलिमेंट है यहां पे। द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, नल सेट कैसे रिप्रेजेंट होगा? ए बी सी डी, कौन सा सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख सकते हैं क्या? नहीं, वो नल सेट नहीं कहलाएगा। उस सेट को क्या बोलेंगे? सिंगलटन। ठीक है, वो फाइनाइट सेट हो गया। 10, a is equal to 2 3 5 7 and b is equal to 4 6 8 10, then a intersection b can be written as, a intersection b कैसे लिखा जा सकता है? कर्ली ब्रैकेट खाली वाला। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। आंसर इज ए। 11 देखिए, a यूनियन a इज इक्वल टू ए यूनियन ए। ए यूनियन ए का मतलब क्या हो गया? ए और ए मिला के हमको फिर से सेट बनाना है। ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो सारे एलिमेंट ही क्या लिखेंगे? ए के ही।
A union A is A. A union E is equal to, A union E क्या होगा? E is superset of A. सुपरसेट समझते हैं क्या होता है? अगर मान लीजिए A के सारे एलिमेंट कहां पे हैं? E में है, तो A कहलाता है सबसेट और E क्या कहलाता है? सुपरसेट. ठीक है, आपसे कह रहा है A यूनियन E बताइए, अगर E सुपरसेट है तो E हो जाएगा. A के तो सारे एलिमेंट ऑलरेडी E में है, तो उनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? E आएगा. करके दिखाएं आपको. जैसे मान लीजिए A क्या है? A इज इक्वल टू 2 3 4 एंड E इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. अब क्या यहां पे बोला जाएगा A इज सबसेट ऑफ E? बोलेंगे ना. एंड E इज सुपरसेट ऑफ A. अब हमको चाहिए A यूनियन E, इन दोनों को मिला के, लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5. किसके बराबर हो गया? E के बराबर. ठीक है यहां तक. चलिए अब कुछ और पढ़ते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पीछे आ जाइए नोट्स पे. वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या है? ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है सेट्स का. ठीक है, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जाता है एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसके अंदर एक सेट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? ए. ये वाला पोर्शन ए, तो ये जितना खाली पोर्शन बच गया पता है इसे क्या कहते हैं? ए डैश, यानी कि ए कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो हम लोग उसी बात का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एज यूनिवर्सल सेट. ठीक है, उसके अंदर अगर हम कोई सेट बनाते हैं तो जितना खाली जगह बच जाता है वो क्या है? वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ठीक है, इफ दिस इज सेट बी देन दिस इज कॉम्प्लीमेंट बी. ठीक है, शेडेड पोर्शन ए सेट रिप्रेजेंट कर रहा है और जो अनशेडेड पोर्शन है वो ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए. दूसरी बात, ये रहा ए सेट. ठीक है, और ये क्या है? बी सेट. अगर ये हम पूरा ले लें, ये इतना पूरा, तो पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस कॉल्ड ए यूनियन बी. ये शेडेड पोर्शन को कहा जाता है ए यूनियन बी. ठीक है, सपोज ये वाला एरिया हमने शेड किया, इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी. ये कॉमन एरिया है. ठीक है, अच्छा अगर हम आपसे पूछेंगे सेट ए कहां है, तो कितना है सेट ए बताइए? सिर्फ ये वाला पोर्शन जो खाली है या फिर ये शेडेड वाला लेके? ये शेडेड वाला लेके पूरा क्या है? ए. ठीक है, सेट बी का एरिया कौन सा है? ये खाली वाला इधर जो दिख रहा है वो, और ये जो इतना शेडेड दिख रहा है वो भी क्या है? बी सेट है. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमें मान लीजिए निकालना है एन ए यूनियन बी, मतलब इसमें पूरे मिला के कितने सेट इन नंबर्स हैं? ठीक है, तो कुछ तो इसमें कॉमन भी है. ठीक है, और कॉमन वाले क्या रिपीट किए जाते हैं? नहीं. ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, जिसमें से एक कॉमन भी है. ठीक है, तो 5 और 9 थोड़ी ना होंगे, एक कॉमन है जो वो क्या होगा? लेस हो जाएगा. ठीक है,
तो कैसे करेंगे, जब आप अपने मन से कैलकुलेशन कीजिए। ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, एक कॉमन है। ए में 5, बी में 4, एक कॉमन, तो 5 4 9 -1 8, यही होगा। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताइए क्या होना चाहिए। एन ए, बोलिए फिर, एन बी, और बोलिए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन, उसका नंबर क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, अच्छा आप फिर से अब हमें बताइए, हम बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट एस, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये है ए, ये है बी। आपको फॉर्मूला बताना है हमें ए एन ए यूनियन बी का। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एन ए यूनियन बी। हमें जानना है ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। कुछ कॉमन ही नहीं है, अलग अलग दोनों गोलों का मतलब क्या है, कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों के नंबर्स क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ए में 5 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे यूनियन में, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में जरा जल्दी से हमको एन ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए जरा। बताइए कितने एलिमेंट कॉमन है, कुछ भी नहीं है, 0। ठीक है, हमें धीरे से एक आवाज सुनाई दी थी, 5। ठीक है, 5 क्या होता है, नल सेट, खाली सेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, 5। ठीक है, यहां हम सेट्स की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स की बात कर रहे हैं। और नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, यही नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, विल राइट इट एज 0। दिस इज यूनिवर्सल सेट एस, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। What we have to calculate is N P union Q union R। अच्छा, एक बार के लिए अगर P यूनियन Q निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए हमें। P यूनियन Q, N P यूनियन Q, NP प्लस NQ माइनस NP इंटरसेक्शन Q। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना है NP यूनियन Q यूनियन R। एरिया सेट करिए, ये वाला NP यूनियन Q यूनियन R क्या होगा, ये पूरा एरिया सेट हो जाएगा, ये सब मिला। ठीक है, जितने कॉमन हो रहे हैं ये सब क्या है, ये सब कॉमन वाले एरिया हैं। ठीक है, ये कॉमन वाले एरिया रिपीट नहीं किए जाएंगे लेकिन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे एनपी प्लस एनक्यू प्लस एनआर। एक बात बताइए, अगर सिर्फ इतना ऐड कर दें तो कॉमन वाले रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, कॉमन वाले रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब कॉमन वाले खटाखट घटाना शुरू कर दीजिए, माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस क्यू इंटरसेक्शन आर माइनस एन पी इंटरसेक्शन आर। ठीक है, और प्लस एन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर।
P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, ये वाला एरिया कौन सा है? ये देखिए जो तीनों में कॉमन, ये तो NP NQ NR ये तीनों ऐड कर दीजिए, तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब फिर क्या कीजिए, जो तीनों में कॉमन था उतना नंबर ऐड कर दीजिए। अच्छा हमको एरिया प्लॉट करके बताइए, P इंटरसेक्शन Q कौन सा है? P इंटरसेक्शन Q, ये देखिए ये इतना पूरा, ये वाला भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये वाला भी इसमें आ गया, ठीक है। अच्छा Q इंटरसेक्शन R कौन सा एरिया हो जाएगा? Q इंटरसेक्शन R, देखिए ये हट जाएगा, Q इंटरसेक्शन R ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तब डिसजॉइंट सेट किसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए ये ऐसे यूनिवर्सल सेट, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, P Q R। हमें जानना है NP यूनियन Q यूनियन R, कैसे करेंगे? NP प्लस NQ प्लस NR, कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो क्या कीजिए सारे एलिमेंट सबके जोड़ दीजिए। तो अगर ऐसी वाली सिचुएशन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NP प्लस NQ प्लस NR, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर NP यूनियन Q यूनियन R। इसके बाद देखिएगा ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? 1 2 AB 5 7, ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा आ गई थी, क्योंकि पता है हमको आपको ये समझाना था कि ये बताइए जरा कर्ली ब्रैकेट में 1 3 लिखा हुआ है इजिकल टू, क्या 3 1 इसको कहा जाता है? तो यस, लेकिन हमने बताया था उसी समय इसकी भी बात आ गई थी, क्या 1 3 इज इक्वल टू 3 1 कह सकते हैं? बोलिए, नहीं ये नहीं कह सकते। ये जो 1 3 है 3 1 है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। जो पॉइंट्स होते हैं ग्राफ वाले वो क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर सबको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, if A into B are two non-empty sets, then set of all the ordered pair AB such that A belongs to A and small b belongs to B is called Cartesian product of A and B, denoted by A into B. देखिए इधर A is equal to ABC and B is equal to XY। अगर हम लिखते हैं A इंटू बी,
तो इसका क्या मतलब होता है, अगर हम a इंटू बी लिखते हैं तो अब ये ऑर्डर्ड पेयर का पता है क्या बनेगा, सेट्स बनेगा। कई सारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसका सेट्स बनेगा। क्या क्या इसमें आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, देखिए पहला वाला a इंटू एक्स, पहला हम ये a इसमें x में मल्टीप्लाई करेंगे, पहला हमें मिला a x, फिर क्या करेंगे हम a को यहां लाएंगे, इसके साथ लाएंगे, दूसरा वाला बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर a y, फिर क्या होगा b x, फिर क्या होगा b y। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें कई सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे जिसका सेट तैयार हो रहा है b y। देन अब c को लाइए c x, और क्या रहेगा बताइए c y, ये रहा a इंटू, आया सबको समझ में। चलिए हम अब बनाते हैं b इंटू ए, b इंटू ए। अब b के एक एलिमेंट को पकड़िए, क्या है x, ठीक है, तो x a, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या होगा बोलिए, x b, तीसरा वाला क्या होगा x c, फिर क्या होगा y a, फिर क्या होगा y b, फिर क्या होगा y c। अच्छा एक बात बताइए, क्या ax और xa एक ही चीज होती है? हम जानना ये चाहते हैं, क्या देखिए ये ax यहाँ पे एक एलिमेंट है, ay यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। ये सब जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, दीज आर एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सेट का नाम क्या है, a इंटू बी, ठीक है। ये ax जो है ये एक एलिमेंट है, ay एक एलिमेंट है। हम जानना ये चाहते हैं कि ax जो इसका एक एलिमेंट है और इसका एक एलिमेंट है जिसका नाम है x है, क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, हमने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट्स होते हैं 1 2 और 2 1 अलग अलग होते हैं। प्लॉट भी करके दिखाया आपको ग्राफ पे, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये और ये एक नहीं है, ठीक है। पता है इसका मतलब क्या है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, अगर a में m एलिमेंट है, a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसकी बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए इफ na इज इक्वल टू 3 और यहां पे nb क्या है, इज इक्वल टू 2। तो अगर हमें जानना हो कि n a इंटू बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी, तो ये पता है कितना होगा na इंटू nb, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। चेक कर लीजिए। अच्छा b इंटू ए भी क्या होगा, वही nb इंटू na, अगेन कितना आ जाएगा 6। अगर मान लीजिए हम इसमें एक एलिमेंट रिपीट कर दें, एक एलिमेंट रिपीट कर दें, मतलब यहां भी a है और इसमें भी a हो, ठीक है, यहां भी a है और यहां भी एक a कर दें। अब हम जानना चाहते हैं a इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे, रिपीटेशन हो गया है, ठीक है। चेक करेंगे जरा, तो अब हो जाएगा a, दूसरा वाला क्या हो जाएगा a y, फिर b a, ठीक है, फिर b y, ठीक है, फिर c a और फिर c y। अगर हम रिपीट कर देंगे कोई एलिमेंट तो उससे फर्क पड़ेगा क्या, ये बताना चाह रहे थे, फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी कितने एलिमेंट्स बनेंगे टोटल 6, याद रहेगी ये बात। तो अगर मान लीजिए दो सेट्स है मेरे पास a और b जिसके कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट हम जानना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, दोनों के नंबर्स जितने हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिपीटेशन विल नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कार्टेशियन नंबर,
ठीक है। व्हाट इज दिस Na? कार्टेशियन नंबर ऑफ A, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन मतलब इन दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। Question number 13. In a class of 70 students, 30 have taken mathematics as an optional subject. 20 maths but not economics. 20 maths but not economics. मतलब only maths वाली 20 है, ठीक है। And 30 have taken maths. 30 ने मैथ्स लिया है, लेकिन उसमें से 20 ऐसे जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया, इकोनॉमिक्स लिया भी नहीं है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों किसने लिया है? मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स लेने वाले। देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आप ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, और इनफेक्ट यही ज्यादा इजी भी होता है। S इज इक्वल टू 70, टोटल 70 बच्चे हैं, ठीक है। ये है मैथ्स और ये इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जो ये कॉमन एरिया उसको क्या बोलेंगे? बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर से देखिएगा इधर, देखिए ये वाला एरिया क्या है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एरिया कौन सा? ये क्या है? दिस इज ओनली मैथ्स। आई बात समझ में? ठीक है, दिस इज ओनली मैथ, ठीक है। ये वाला एरिया, रुक जाइए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला एरिया क्या है? ओनली इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये वाला क्या है? हाँ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट 30 हैव टेकन मैथमेटिक्स। 30 ने मैथमेटिक्स लिया है, ठीक है। मैथमेटिक्स के पास 30 लिख दीजिए। 20 मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। 20 मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। कौन सी एरिया की बात हो रही है? 20 मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, ये ब्लैक वाला एरिया। 20 मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, हमको ये एरिया जानना है। अब देखिए हमको ये पता है, ये मैथ्स वाला टोटल कितने का है? 30, जिसमें से 20 ओनली मैथ्स है, तो ये हरा वाला एरिया कितना होगा? 10, ठीक है। अच्छा, आप ओनली इकोनॉमिक्स भी बता सकते हैं यहाँ पे। ये आंसर आ गया, मेरा आंसर तो आ ही गया 10। हम जानना चाहते हैं आपसे, बस ओनली इकोनॉमिक्स भी बता सकते हैं आप? बताइए। देखिए टोटल बच्चे कितने? 70, जिसमें से ये वाला काला वाला एरिया है 20, हरा वाला कितना है? 10, 20, 10, 30, तो ये कितना होगा? बोलिए। 40। ओनली इकोनॉमिक्स 40। आंसर कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इकोनॉमिक्स। आंसर कीजिए। ए 40, बी 20,
सी 50, डी 60। क्या आंसर होगा इसका? 50। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इकोनॉमिक्स। हमने ये थोड़ी ना कहा ओनली इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स कितने बच्चे पढ़ते होंगे ये बताइए। इकोनॉमिक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं हमारे? ये ब्लू वाले भी पढ़ते हैं और ये ग्रीन वाले पढ़ रहे हैं कि नहीं? ये भी पढ़ते हैं। तो 40 10 50, ठीक है। क्वेश्चन 14 ये आपको करना होगा। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 50% गोइंग फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। 50 लोग यात्रा पे जा रहे हैं। आउट ऑफ दिस 35 स्पीक हिंदी, 25 बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश? बताइए। ज्यादा सजाइए नहीं, जल्दी से आंसर कीजिए। देख रहे हैं आप रंगाई पुताई शुरू कर दिए उसमें। कितना? 40, ठीक है। देख लीजिए जिससे नहीं हो रहा है। जितने लोग जा रहे हैं वो हैं यूनिवर्सल से, तो S इजिकल टू कितना? 50। ये इतने लोग हिंदी बोल रहे हैं, इतने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बीच वाला कॉमन हो गया, ये हिंदी इधर इंग्लिश, ठीक है। 35 स्पीक हिंदी, तो ये लिखेंगे 35 है हिंदी वाला, ठीक है। 25 बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये कौन सा एरिया है? कॉमन वाला 25। हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश वाला हमको जानना है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा इधर, ये 50 है, ठीक है। ये जो 35 लिखे ये कितना है? ये 35 कितना है बताइए? 35 कितना है? ये पूरा इतना 35 यहां, पूरा जो हिंदी वाला एरिया है ये है 35, ठीक है। तो हमको ये वाला एरिया पता चल सकता है कितना है टोटल। अगर 50 है, ये 35 है, तो ये कितना है? 15, ठीक है। इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? ये तो सिर्फ इंग्लिश वाले हो गए, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं 25, यानी टोटल इंग्लिश बोलने वाले 40। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये होता ओनली इंग्लिश, अब बताइए कितने बोलते हैं आंसर? ओनली इंग्लिश, आंसर करिए। ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कितने हैं? 15। देखिए कैसे लिखा करिए आप। अब क्या किया करिए, ये पूरा जो हिंदी है इसको यहां लिखा करिए नंबर, पूरा इंग्लिश पता चल जाए यहां लिखिए, ठीक है। और जब भी यहां पे लिखिए तो किसको लिखिए? सिर्फ इतने एरिया को, इतना एरिया जो है इसको यहां लिखिए, ठीक है। यहां पे किसको लिखिएगा? हमेशा इतने एरिया को यहां लिखिए, ठीक है। और कॉमन एरिया को यहां लिखने की आदत डाल लीजिए इस तरीके से। जब हम यहां लिखेंगे हिंदी के सामने कुछ भी, तो कौन सा लिखेंगे? ये पूरा वाला सर्कल, ये पूरा हिंदी वाला सर्कल यहां लिखेंगे। तो हमको सेट वेट नहीं करना पड़ेगा, हम जल्दी जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम सेट करके टाइम थोड़ी ना पास करेंगे। 50 in a restaurant 65% of the customer take coffee and 75% black tea. Find the percentage of customer who will take both coffee as well as black tea.
कह रहा 65% लोग कॉफी लेते हैं, 75% लोग ब्लैक टी लेते हैं। अब ये बताइए दोनों कितने लोग ले लेंगे? बताइए। कौन सा? 10%। अच्छा। 40%। अच्छा। 10%। 40%। चलिए देखिए। 15। बस कंसंट्रेट करके बनाइए ना, इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। S इज इक्वल टू 100% है, सब परसेंटेज में ही काम कर लीजिए। एक तरफ बना लीजिए कॉफी और एक तरफ बना लीजिए टी। ये रहा कॉफी, ये रहा टी। 65% कॉफी वाले हैं तो 65 यहां कर दीजिए। टी वाले कितने हैं? 75। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए 100 में से कॉफी वाले 65 है, ठीक है, तो ओनली टी वाले कितने हैं? ये इतना एरिया, ये देखिए ये वाला एरिया कॉफी वाला है 65, 65। ठीक है, तो सिर्फ इतना एरिया, ये देखिए ये यहां से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं ये वाला एरिया कितना है? 35। क्लियर है बात सबको? ये वाला एरिया अगर 35 है और इतना एरिया देखिए ये पूरा मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75। तो सिर्फ ये वाला कितना होगा? बोलिए 75 में से 35 गया कितना है? 40। फिर से करा दें? चलिए फिर से देखिए, चलिए फिर से देखिए, देखिए जरा ये 100 है, इसमें से इतना ये 75 है, तो इतना बचा एरिया क्या होगा? यहां तक का तो 75 हो गया, तो हम पता है ये सिर्फ इतना एरिया, सिर्फ ओनली कॉफी वालों की बात कर रहे हैं, ये कितने हैं? 75 में से के 100 में से 75 माइनस कीजिए कितना? 25। ठीक है, अब ये पूरा एरिया कितना है? 65। इसमें से इतना कम करने के बाद ये 25 है, तो ये वाला कितना होगा? 40। ऐसे निकाल लीजिए। तो आंसर है 40%। 16। अब ये सबसे हो जाना चाहिए 16। A survey shows that 63% of Indians are vegetarian, whereas 76% are non-vegetarian. How many person eat both? ठीक है, सबसे चाहिए, बहुतों ने तो दे दिया तुरंत आंसर। यूनिवर्सल सेट 100%। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कितने हैं? 63% और नॉन वेजिटेरियन है 76%। हमको निकालना ये वाला एरिया है, निकल जाएगा बहुत आसानी से। 100 में से इतना 76 है, तो हमको ये बता दीजिए कितना होगा? 24। ठीक है, ये पूरा वेजिटेरियन वाला एरिया है जो 63 है, इसमें से प्योर वेजिटेरियन ओनली वेजिटेरियन वाले हटा दीजिए 24। 63 माइनस 24 कितना हुआ? 39। ठीक है,
सबसे हो रहा है ना 17. A and B are two sets having 3 and 5 elements. If two elements are common, find the number of elements in A into B set. मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है ए बी का, ठीक है। ए इंटू बी सेट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। एक में 3 एलिमेंट है, एक में 5 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कॉमन भी हैं, लेकिन जल्दी बताइए प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? बोलिए। 17. A into B will be equal to 3 into 5 is equal to 50, ठीक है। कॉमन है तो इससे फर्क पड़ता है नहीं, अभी अभी कुछ देर पहले ही करके दिखाया आपको, ठीक है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें कॉमन एलिमेंट होने से भी फर्क नहीं पड़ता। 18. Let Na is equal to 4 and Nb is equal to 6, then the minimum number of element in A union B are, कम से कम भी जब A यूनियन B करेंगे तो कितने होंगे? देखिए A का अगर सारा एलिमेंट भी B में है ना, सारे के सारे A वाले एलिमेंट B में है, तो भी A यूनियन B करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 तो हो ही जाएगा, ठीक है। कम से कम कितने होंगे तो कितना होगा? 6। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछे कि जल्दी बताइए A यूनियन B में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? एक भी कॉमन नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा बनेगा, कितना बन जाएगा? 10, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात होगी यहां पे तो 10 हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात होगी तो हम कह देंगे सारी कॉमन है मान लीजिए, तो भी कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सारे के सारे कॉमन हैं तो पता है क्या होगा? A यूनियन B का जो सेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर। A यूनियन B विल बी इक्वल टू B। इसका आंसर हो जाएगा 6, 18 का। 19. Two sets A and B are said to be dash if there is no common element. क्या बोलते हैं? disjoint set. 20. चलिए 20 करके दिखाइए। In a group of 20 children, 8 drink tea but not coffee, 13 like tea. The number of children drinking coffee but not tea is. कितने लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं, चाय को हाथ नहीं लगाते? 7. कॉफी पीने वाले कितने हैं जो चाय को हाथ नहीं लगाते? किया सबने? नहीं, क्यों? S इज इक्वल टू 20, ये रहे टी वाले और ये रहे कॉफी वाले। अच्छा बताइए जरा सा, हम 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, 8 कौन सा एरिया है? 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ये जो नीचे लिखते हैं सर वो वाला, ठीक है। 13 लाइक टी, इसका मतलब क्या हुआ? जो यहां लिखते हैं टोटल टी वाली। आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, कॉफी पीते हैं और टी नहीं पीते हैं, कौन सा चाहिए हमको? ये वाला निकाल सकते हैं, ये वाला। हाँ, ये अगर 20 है तो ध्यान दीजिए ये पूरा एरिया कितना है? 13, तो निश्चित है इधर वाला एरिया कितना होगा? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए। क्लियर है? अच्छा जल्दी बताइए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी, ये कितने हैं? बोलिए। 5 हो जाएंगे।
ये 8 है, ये 7 है, टोटल 20 है, तो ये कितना होगा 5। हालांकि हमारा आंसर 7 है। ठीक है, आउट ऑफ 2000 स्टाफ, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। आउट ऑफ 2000 स्टाफ 48% प्रेफर्ड कॉफी, 54% टी एंड 64% कोल्ड ड्रिंक। मतलब तीन आ गए, इसमें तीन सेट्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल 28% यूज्ड कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी दोनों पीने वाले 28%, 32% 32% टी एंड कोल्ड ड्रिंक एंड 30% कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक। ओनली 6% यूज नन ऑफ दीज, 6% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, ना टी पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, पानी भी पता नहीं पीते हैं कि नहीं पीते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हैविंग ऑल द थ्री। अब ऐसे कौन लोग हैं जो टी भी पी जाएंगे, कॉफी दे दो तो कॉफी भी पी जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पकड़ा तो वो भी पी जाएंगे, बस कुछ दे दो बस वो क्या करेंगे, उड़ेल लेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं आपको ये बताना है 2000 में से। तो आप एक काम कीजिए, सारी चीज परसेंटेज में दी हुई है ना, तो ये भी परसेंटेज में निकाल दीजिए। समझ में आ रही है बात, ये नहीं कि नंबर्स में निकाल रहे हैं। ठीक है, सब परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में निकाल के 2000 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज नंबर मिल जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। S इज इक्वल टू, हम 2000 लिखने की बजाय 100% लिख रहे हैं, क्योंकि हम परसेंटेज में सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे परसेंटेज को हम क्यों बार बार क्या करें, नंबर्स बनाएं। कॉफी टी और कोल्ड ड्रिंक, देखिए इधर ये रहा कॉफी, ये रहा टी। ठीक है, और ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक को हम सी तो लिख नहीं सकते हैं, डी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉफी टी और ड्रिंक। ठीक है, चलिए हमको लिखवाते जाइए, कैसे लिखे हम लोग। 48% प्रेफर्ड कॉफी, 48% प्रेफर्ड कॉफी मतलब ये कॉफी वाला पूरा ये जो है एरिया, ये क्या है 48। ठीक है, फिर टी वाले कितने हैं 54, ड्रिंक वाले कितने हैं 64। ठीक है, ऑफ द टोटल 28% यूज कॉफी एंड टी, 28% कॉफी और टी वाले। समझ में आ रहा है कौन सा है, एक बार एरिया आपको दिखा दे रहे हैं, कॉफी एंड टी वाला। ये जो एरिया है ये कौन सा है, कॉफी एंड टी वाला। ठीक है, अब सिंस ये एरिया बार बार आएगा ना, तो कैसे हम इसलिए शेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे में ये एरिया आ जाएगा। तो कॉफी एंड टी, जो कॉफी और टी वाला जो राउंड कट रहा है वो एरिया है इनका कॉमन एरिया, ये है 28। तो हम ये 28 इसके बीच में लिख दे रहे हैं, ये चलेगा, ताकि पता चल जाए इसके बीच वाला जो है ये 28 है। और क्या है फिर, 32% टी एंड कोल्ड ड्रिंक, टी एंड कोल्ड ड्रिंक ये वाला जो एरिया है। ठीक है, दिख रहा है सबको, ये जो कॉमन एरिया है टी एंड कोल्ड ड्रिंक के बीच वाला, ये कितना बता रहा है, कह रहा है 32 है। 30% कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, ये रहा कोल्ड ड्रिंक और ये रहा कॉफी। ठीक है, ये जो एरिया है ये दिस वन। ठीक है, ये वाला एरिया कितना है 30%। ठीक है, कह रहा है कि और 6 कुछ भी नहीं पीते हैं, मतलब 6 बाहर कर दो, मतलब इस गोले के बाहर जितना बच रहा है वो बस 6 ही है, जो खाली जगह है ना वो बस 6 लोग परसेंट लोगों की है। ठीक है, 6 तो कुछ भी नहीं पीते ना, तो बाहर हो गए एकदम। फाइंड द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, ऑल द थ्री का मतलब समझो कौन सा एरिया निकालना है, ये निकाल लेंगे।
देखिए अभी तक जब क्या होता था कि आपके दो सेट्स दिए हुए थे तो हम डायग्राम बना के इसे सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहां तो हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा तभी आसानी से सॉल्व होगा, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो यहां पे आप सिंपली अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, एन कॉफी यूनियन टी यूनियन ड्रिंक, कॉफी यूनियन टी यूनियन ड्रिंक, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एन कॉफी प्लस एन टी प्लस एन ड्रिंक, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसमें से माइनस एन कॉफी इंटरसेक्शन टी, ठीक है ना। फिर माइनस, बोलिए आप बोलिए, लेस एन टी इंटरसेक्शन ड्रिंक, और फिर माइनस एन क्या करेंगे, ड्रिंक इंटरसेक्शन कॉफी, ठीक है। अब प्लस कर देंगे एन कॉफी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ड्रिंक। याद है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद आ रहा है सबको, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। अब यहां जब फिगर रखवाइए हमें, एन ए सी यूनियन टी यूनियन डी, क्या ये आपको पता है ये सब मिला के कितना है, हाँ, दिस इज 94%, ठीक है। 6% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं लेते हैं, सब मिला के 94% लोग लेते हैं। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं 100 माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू एन सी बताइए 48। अब बस डायग्राम में देखिए और लिखवाते जाइए, 48 एन टी 54 एन डी 64 माइनस कॉफी और टी का इंटरसेक्शन 28 माइनस टी और ड्रिंक का इंटरसेक्शन 32 माइनस ड्रिंक और कॉफी का इंटरसेक्शन 30, अब प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन डी, बेसिकली यही तो हमको निकालना है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 18, ये 18% निकला है। ध्यान दीजिएगा ये सारे परसेंटेज थे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गिव नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18% इंटू कितने लोग हैं, 2000, तो दिस विल बिकम 360। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 6।